हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, जिसका पहला चैप्टर होगा विज्ञान और मापन। आज से प्रतिदिन शाम 4 बजे कक्षा 9 के लिए साइंस का वीडियो अपलोड होगा शाम 4 बजे, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, फिजिक्स के पहले चैप्टर विज्ञान और मापन से। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि विज्ञान क्या है और मापन क्या है। चैप्टर का नाम ही है विज्ञान और मापन। तो जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान और मापन। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन हो कि विज्ञान क्या है। दोस्तों, विज्ञान क्या है? तो हमने आज के समय में देख रहे हैं कि दिन पर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान का आखिर परिभाषा क्या होगा दोस्तों, कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज को बनाने में, मान लेते हैं कि मोबाइल, जैसे मोबाइल बन रहा है तो उसको बनाने में सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से पहले प्रयोग और परीक्षण करते हैं कि क्या जो हम बना रहे हैं वो आगे चल के सक्सेस होगा नहीं होगा। उसका सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका, यानी क्रम से, एक निश्चित क्रम से वो उस मोबाइल में काम करते हैं। जिस मान लेते हैं कि मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल में काम करते हैं कि पहले हम क्या उसमें लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, कि आगे चल के हमारा कंप्लीटली मोबाइल तैयार हो जाएगा। तो विज्ञान हमने बताया कि बनाने के लिए एकदम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से उस पर प्रयोग और परीक्षण होता है। तो विज्ञान का परिभाषा क्या होगा दोस्तों, कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान का परिभाषा बताने के लिए हम किसी भी एक चीज का, कोई भी एक मोबाइल, टीवी, माने किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लेंगे और उस पर गहन विचार करेंगे कि उसको बनाने के लिए जो भी बनाया है। जैसे टीवी का जब आविष्कार हुआ तो जेल बेयर ने उसका आविष्कार किया। तो आविष्कार करते समय उन्होंने सबसे पहले उसका सावधानी पूर्वक और एक क्रमबद्ध तरीका अपनाया होगा, और उसके फलस्वरूप प्रयोग और परीक्षण के द्वारा उसको फलस्वरूप जो भी रिजल्ट मिला होगा, तो लास्ट में अगर सक्सेस हुआ तभी ना वो आगे चल के वो क्या किया कि टीवी का आविष्कार किया। यानी उसको हम क्या नाम दिए? विज्ञान की देन है। क्या कर रहे हैं कि विज्ञान की देन है। यानी उसका परिभाषा क्या होगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बात करेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला
पहला इसमें होगा भौतिक विज्ञान, पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। क्या होगा दोस्तों? फिजिकल साइंस। और दूसरा जीव विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। क्या? लाइफ साइंस। यानी जब हम विज्ञान की बात किए तो यहाँ पे हमने जाना कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं, पहला कि फिजिकल साइंस यानी इस पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। जो भी इस संसार में घटना हो रही है, जो भी वस्तु का आविष्कार हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? फिजिकल साइंस। और दूसरा कि जीव जंतुओं से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड हमारा दूसरा इसमें जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। तो अब इसमें भी इसको दो भागों में बांट दिया गया, इसमें भी दोनों को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। अब भौतिक विज्ञान, पहला ध्यान देंगे यहाँ पे कि भौतिक विज्ञान की पहला जो इसमें होगा हमारा कि पहला कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को भी कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में, भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी यानी फिजिक्स, और दूसरा रसायन शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया, भौतिकी यानी फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। उसी तरह यहाँ पे जो विज्ञान की दूसरी मुख्य शाखा है जीव विज्ञान, ध्यान देंगे यहाँ पे कि दूसरा जीव विज्ञान। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे इसका नाम है जीव विज्ञान। इसका मतलब कि जीव जंतुओं से संबंधित, जीव जंतुओं से रिलेटेड। तो इसमें पहला कि प्राणी विज्ञान और दूसरा कि पेड़ पौधों से। हम जब जीव की बात करते हैं तो हम एक जीव है, सजीव है, तो पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। तो पहला कि प्राणियों से संबंधित यहाँ पे, और दूसरा कि जीव अति, उसमें क्या होगा कि पहला प्राणियों से संबंधित और दूसरा पेड़ पौधों से संबंधित। तो जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। पहला वनस्पति विज्ञान, क्या? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? बोटनी। और दूसरा प्राणी विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान। दूसरा इसमें पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। यहाँ पे हम क्या समझे कि विज्ञान यानी साइंस किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिकी और रसायन शास्त्र। फिर जीव विज्ञान को भी दो भागों में, पहला वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी और दूसरा प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी।
तो यहाँ पे अब हम बात करें कि हमें मैट्रिक या इंटर लेवल तक हम पढ़ते हैं, सभी बच्चे यही जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तो इंटर तक, मैट्रिक और इंटर तक तो हमें यही पढ़ना है। तो आखिर ये 4 कहाँ से हो गए दोस्तों, यहाँ पे 4 कहाँ से हो गए? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो जो पहला होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैट्रिक और इंटर लेवल तक ये जो दोनों होता है, ये दोनों को जोड़कर, इन दोनों को ही जोड़कर नाम दिया जाता है इसका बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें हम पेड़ पौधों से रिलेटेड और प्राणी यानी जीव जंतुओं से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो यही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। दोनों को मिलाकर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो इस तरह हमें मैट्रिक तक और इंटर तक हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे कि विज्ञान तो समझ गए, तो किसी भी वैज्ञानिक को हमने बताया कि विज्ञान किसी भी मोबाइल, टीवी वगैरह जो भी आज के टेक्निकल समय में, मॉडर्न समय में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो वो सब विज्ञान की ही देन है। तो उसका आविष्कार कोई ना कोई वैज्ञानिक करते हैं। तो वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं, और वो किस प्रकार किसी भी मोबाइल, टीवी या किसी भी वस्तुओं पर काम करते हैं, तो किस प्रकार काम करते हैं, तो इसको नोट कीजिए। और आगे बात करेंगे कि वैज्ञानिक के काम करने के तरीकों के बारे में। तो आगे बात करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके, यानी वैज्ञानिक विधि। हमने बताया कि जो भी चीज का आविष्कार होता है वो सब विज्ञान की ही देन है। तो वैज्ञानिक विधि के, यानी किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं, कि कोई भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु का आविष्कार करता है तो उसके काम करने के कितने तरीके होते हैं। यानी अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला क्वेश्चन होगा कि वैज्ञानिक विधि के कितने तरीके हैं। वैज्ञानिक विधि के कितने तरीके हैं, यानी वैज्ञानिक विधि के कितने मुख्य अंग हैं, कितने मुख्य अंग है। तो किसी भी वैज्ञानिक के, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वाले ये क्वेश्चन हुआ कि वैज्ञानिक विधि के कितने मुख्य अंग हैं, यानी किसी भी वैज्ञानिक को काम करने के कितने तरीके होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के, इसका आंसर होगा कि वैज्ञानिक विधि के वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। 5 मुख्य अंग हैं, यानी कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज का आविष्कार करता है, किसी वस्तु का आविष्कार करता है, तो उसके काम करने के 5 तरीके होते हैं, यानी 5 मुख्य अंग हैं। पहला कि घटनाओं का, पहला इसमें होता है कि घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। दूसरा, संभावित कारणों का
कारणों का अनुमान लगाना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, करना। और चौथा, तीसरा हुआ कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। चौथा होगा कि जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और पांचवा कि आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। यानी यहाँ पे हम समझेंगे कि वैज्ञानिक विधि, हम मान लेते हैं कि मोबाइल बनाना है, किसी भी वैज्ञानिक को मोबाइल बनाना है तो उसके कितने मुख्य अंग होंगे, यानी उसके काम करने के कितने तरीके होंगे। तो उसके काम करने के 5 तरीके होते हैं। किसी भी वैज्ञानिक के कोई भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का आविष्कार जब करते हैं तो उसके काम करने के कितने तरीके होते हैं? 5। पहला कि घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, यानी मान लेते हैं कि जब मोबाइल बन रहा है तो उसमें जो भी क्रिया हो रही है, जो भी घटना हो रही है, सबसे पहले उसका सावधानी पूर्वक परीक्षण करते हैं। दूसरा कि संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी जब वो काम करते हैं, उस मान लेते हैं कि मोबाइल बना रहे हैं तो उस पर काम करते हैं, तो संभावित कारण आगे आने वाले कारणों का अनुमान लगाते हैं कि ये हम बना रहे हैं तो आगे चल के इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, यानी वो संभावित कारणों का अनुमान लगाते हैं। तीसरा कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, यानी उसके क्या कारण है, आखिर वो मान लेते हैं कि वो बनाए, यहाँ पे अनुमान लगाए कि आगे चल के मोबाइल में हम स्पीकर लगाए तो इसका ये फायदा होगा कि हम उससे गाना सुनेंगे, बात करने में हमें उससे मदद मिलेगी स्पीकर से। तो वो क्या करते हैं कि प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा उन कारणों की जांच करते हैं कि आखिर उसके कारण क्या है कि वो इस मैटर पे काम करेगा। और चौथा कि जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी वो उसकी जांच करते हैं, उन कारणों की जांच करते हैं कि हम मोबाइल में स्पीकर लगा रहे हैं तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, तो उसकी जांच करते हैं। और जांच करने के बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या मोबाइल में मान लेते हैं कि स्पीकर लग रहा है तो वो सही है गलत है, यानी उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और पांचवा कि आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, यानी आवश्यकता पड़ने पर, यानी वो जब ये सब जांच कर रहे हैं, निष्कर्ष पर जब पहुंचे कि इसका ये फायदा होगा ये नुकसान होगा, तो वो आवश्यकता पड़ने पर अपने विचार और सोच में
अपरिहार्य यानी अचानक परिवर्तन करना, अचानक परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो इस तरह वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 अंग है, यानी कोई भी वस्तु का आविष्कार होता है, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो ये 5 विधि से गुजरते हैं। जो यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के यानी वैज्ञानिक के काम करने के ये तरीके हैं, वो अपने 5 तरीकों से गुजर कर किसी वस्तु का आविष्कार करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको वैज्ञानिक विधि यानी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे कि क्या जो विज्ञान है वो किसी एक काल के लिए है, किसी एक काल के लिए माने किसी एक समय के लिए है या किसी एक राष्ट्र के लिए है। कि अमेरिका का वैज्ञानिक है तो आविष्कार करेगा तो क्या वो अमेरिका के लिए ही फायदेमंद होगा? नहीं, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं, पूरे मानव जाति के लिए होते हैं, वो पूरे संसार के लिए होते हैं। और ये नहीं कि इस समय मान लेते हैं कि आज से 50 साल पहले किसी भी चीज का आविष्कार हुआ, मोबाइल का या टीवी का, तो आगे चल के और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि दिनों पर दिन मोबाइल में या किसी भी चीज में हम माने बात करते हैं, मोबाइल का नहीं किसी भी चीज में, कि दिनों पर दिन उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वो पूरे मानव जाति के होते हैं और हर समय के लिए होते हैं। यानी इस प्रकार हम क्या समझेंगे कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, यानी विज्ञान कभी रुकता नहीं है। ये नहीं कि आज से 50 साल पहले आविष्कार हो गया इस वस्तु का तो अब उस पर कुछ काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उस तरह कुछ न कुछ चेंजिंग होता रहेगा। तो इसको उतारिए और आगे बात करेंगे मापन के बारे में। हम लोग समझ गए विज्ञान क्या है, आगे बात करेंगे मापन के बारे में। आगे बात करेंगे मापन के बारे में। यहाँ पे हमने सीखा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं। तो अब बात करेंगे कि मापन के बारे में। मापन हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है मापन। कि मापन क्या है? मापन यानी मेजरमेंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट तो सबसे पहले समझें कि विज्ञान जो है मापन पर ही आधारित है। हमारा जो भी विज्ञान है वो मापन पर ही आधारित है, यानी जितनी भी विज्ञान में काम होती है, जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं वो मापन पर ही आधारित होते हैं। तो सबसे पहले मापन का परिभाषा क्या होगा कि किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में, संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? मापन कहा जाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसको हम किसी न किसी
परिमाण में व्यक्त करते हैं। तो उसको व्यक्त करने के लिए हमें जो भी आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मापन, यानी मापते हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी भी टेबल की लंबाई नापना है, उसकी चौड़ाई नापना है, तो उसको मापने के लिए हमें कुछ न कुछ की आवश्यकता होती है। तो वही कहा कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्या में व्यक्त करने को क्या कहता है, मापन कहा जाता है। मापन, ध्यान देंगे कि मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तुलना करने की एक प्रक्रिया है। यानी इस तरह यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हमारा विज्ञान है वो किस पर आधारित है, मापन पर आधारित है। किसी भी वस्तु का आविष्कार होता है, कुछ भी बनता है, तो उसके लिए माप की जरूरत होती है। तो वही कि विज्ञान हमारा किस पर आधारित है दोस्तों, मापन पर आधारित है। मापन का परिभाषा हुआ कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन क्या है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। कोई भी पूछेंगे किसी भी एग्जाम में आएगी कि मापन क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे कि मापन, ध्यान देंगे कि मापन किसी भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि टेबल हो गया, उसको मापने के लिए लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता होती है, यानी वो उसका क्या कहलाएगा, मात्रक। तो हम कल बात करेंगे कि मात्रक के बारे में और राशियों के बारे में, कि अदिश राशियां, सदिश राशियां। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में और बात करेंगे कि मापन के मात्रक के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।